हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइंस एंड मेजरमेंट प्रोसीजर्स, जिसके अंदर हम वाइटल साइन क्या होते हैं इसको देखेंगे। देन इसको मेजर कैसे करते हैं, इसके प्रोसीजर स्टेप्स को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू वाइटल साइन। तो वाइटल साइन क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, वाइटल साइन जो होते हैं हमारी बॉडी की मोस्ट बेसिक फंक्शंस की मेजरमेंट होती है। हमारी बॉडी के जो भी मोस्ट बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का प्रेशर, हार्ट रेट, हमारा रेस्पिरेशन, इसकी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, वाइटल साइन बोलते हैं। अब ये जो वाइटल साइन होते हैं वो इंडिकेट करते हैं हमारी बॉडी के वाइटल स्टेटस को या फिर लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को, उनको हम क्या बोलेंगे, वाइटल साइन बोलते हैं। अब ये वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसको देखते हैं। तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ वाइटल साइन के अंदर पहला जो हमारा वाइटल साइन है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर हीट रेगुलेशन को इंडिकेट करता है। सेकंड नंबर पे हमारा वाइटल साइन है पल्स। पल्स जो है वो हमारी हार्ट रेट को और सर्कुलेशन की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने का काम करेगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो ट्रैक करता है हमारे ऑक्सीजन के इनटेक को और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपल्शन को। ओके। फोर्थ नंबर पे हमारे पास में ब्लड प्रेशर, जो कि मेजर करता है हमारे ब्लड के फोर्स को आर्टरीज के ऊपर। तो हमारी आर्टरीज के ऊपर जो ब्लड का फोर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं ड्यूरिंग हार्ट बीट। देन फिफ्थ नंबर पे हमारे पास में ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को इंडिकेट करता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मेजर करता है। देन उसके बाद में पेन लेवल। पेन जो है वो हमारा एक सब्जेक्टिव इंडिकेटर हो सकता है, जो कि हमारे पेशेंट के अंदर डिस्कम्फर्ट या डिस्ट्रेस को शो करने का काम करेगा। तो नॉर्मली हमारे पास में जो पहले 4 वाइटल साइन है वो हमारे प्राइमरी वाइटल साइन है, और जो लास्ट वाले 2 हैं वो हमारे एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा वाइटल साइन हो सकते हैं। ओके। तो ये हमारे पास में टोटल 6 टाइप के वाइटल साइन होते हैं। अब हम देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंस को, कि ये सभी वाइटल साइन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इनको मेजर करते हैं और क्यों हमारे लिए जरूरी होते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस में पहला है हेल्थ असेसमेंट। तो इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटीज को और बॉडी की कंडीशंस को। तो कोई भी बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटीज है तो ये वाइटल साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर ये चेंज होते हैं तो हम उस एबनॉर्मलिटीज को पता कर सकते हैं और हमारी बॉडी फंक्शंस को भी पता कर सकते हैं। देन डायग्नोसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम इन वाइटल साइन का यूज कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को पता करने के लिए हम इस वाइटल साइन का यूज कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग। कोई भी पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो कितना इफेक्टिव है, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं इन वाइटल साइन की हेल्प से। क्योंकि जब ट्रीटमेंट चल रहा है और पेशेंट ठीक हो रहा है तो उसके वाइटल साइन भी एबनॉर्मल से नॉर्मल आने लग जाएंगे। जैसे जैसे पेशेंट के वाइटल साइन नॉर्मल होते हैं वो उतने ही ज्यादा जल्दी ठीक होने लगता है। तो इस तरीके से हम असेस कर पाएंगे ट्रीटमेंट को। ठीक है। देन उसके बाद में है इमरजेंसी केयर। कोई भी पेशेंट जो कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर है या फिर उसका कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर है, तो हम उसकी अर्ली डिटेक्शन इन वाइटल साइन की हेल्प से कर सकते हैं। उसकी पल्स रेट को चेक करके, उसकी रेस्पिरेशन को चेक करके, तरीके से हम उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को पता करके अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस पेशेंट को मरने से बचाने के लिए। ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस होगी वाइटल साइन की, जो कि हर जगह पे हमें हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट को असेस करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटल साइन। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं तो वाइटल साइन जो है उनको 2 मेन कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी वाइटल साइन और दूसरे होते हैं एडिशनल वाइटल साइन। जो प्राइमरी वाइटल साइन होते हैं उसके अंदर हमारे पास में टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर। एडिशनल वाइटल साइंस के अंदर हमारे पास में ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है और सेकंड नंबर पे पेन होगा। तो ये टोटल हमारे पास में 6 वाइटल साइन होते हैं, जिसमें 4 प्राइमरी और 2 एडिशनल वाइटल साइन होते हैं। टेम्परेचर के अंदर हम यूज करते हैं थर्मामीटर का टेम्परेचर को पता करने के लिए, और हमारा नॉर्मल रेंज होता है टेम्परेचर का 97.8 से लेकर के 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। पल्स के अंदर हम चेक करते हैं रेडियल और कैरोटिड पल्स को, और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, नॉर्मल रेंज होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेशन के अंदर हम काउंट करते हैं ब्रीथ पर मिनट को, तो हमारे ब्रीदिंग कितनी हो रही है 1 मिनट के अंदर, उसको हम काउंट करते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। देन ब्लड प्रेशर के अंदर हम यूज करते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर को, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है 120/80 mm ऑफ Hg। ऑक्सीजन सैचुरेशन के अंदर हम यूज करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर का ऑक्सीजन सैचुरेशन को पता करने के लिए, और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है 95% to 100% SpO2। पेन के अंदर हम पेशेंट को रेट करने को बोलते हैं कि उसको कितना पेन हो रहा है, और इसको रेट करने के लिए हम एक स्केल का यूज करते हैं जिसमें वो अपने आप को 0 to 10 तक की नंबरिंग कर सकता है, जिसमें वो माइल्ड टू सीवियर या फिर मोस्ट सीवियर
पेन की कंडीशन को बता सकता है नंबर्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था जिसके अंदर हमारे पास में 6 वाइटल साइंस थे। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं 6 वाइटल साइन को एक एक करके देखेंगे, जिसमें हमने पहले टेम्परेचर के बारे में डिटेल में देखेंगे, देन पल्स रेट के बारे में, देन रेस्पिरेशन के बारे में, और बाकी के सभी वाइटल साइन को डिटेल में देखेंगे, जिसमें उसकी इंट्रोडक्शन और उसके मेजरमेंट प्रोसीजर्स को देखेंगे। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें तो ये हमारी बॉडी का हीट लेवल होता है, जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, बैलेंस करती है हीट प्रोडक्शन को, हीट लॉस को। देन इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हाइट टू 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि एवरेज होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एबनॉर्मल कंडीशन, कब टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो एबनॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, तो उसके अंदर पहला है फीवर। फीवर की कंडीशन में जो नॉर्मल टेम्परेचर वो आपको कितना हो जाएगा, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन की कंडीशन में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। देन हाइपरेक्सिया, जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी, जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। देन हाइपोथर्मिया, जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाएगा, जिसके अंदर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। इसके अंदर बॉडी के फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, बॉडी अपना फंक्शन करना कम कर सकती है उस कंडीशन के अंदर। तो ये कुछ एबनॉर्मल कंडीशन थी, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर अप होता है या डाउन होता है नॉर्मल से, तो नॉर्मल से या तो अप हो जाए या डाउन हो जाए, दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशन है, और इसी वजह से हमें एबनॉर्मल कंडीशन का पता लगता है जब भी हमारी बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। तो अब इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर चेंज करती है उसको समझ। तो इसके अंदर हीट जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके से हो सकती है, पहला मेटाबॉलिज्म और दूसरा मसल एक्टिविटीज। तो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, और हमारी बॉडी की कुछ मसल्स एक्टिविटीज की वजह से, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसके अंदर हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे हीट को रेगुलेट करने का काम करता है, स्वेटिंग के थ्रू और ब्लड वेसल्स के डायलेशन के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन के अंदर होता है वो हमारे हीट को रेगुलेट करने का काम करता है। अब इसको हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। हमारा हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन के अंदर है, दो चीजें हो सकती है, तो टेम्परेचर अप हो सकता है या फिर डाउन हो सकता है। जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, उस टेम्परेचर को कम करने के लिए, तो देखो पहले तो बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो कि नॉर्मल था, बट कुछ एबनॉर्मल कंडीशन जैसे कि मान लो फीवर हो गया, जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में बॉडी क्या करेगी, टेम्परेचर को वापस से नॉर्मल करने के लिए, तो इसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल भेज देता है किसके पास में, डर्मल के पास में, डर्मल ब्लड वेसल्स के पास में। तो आपके स्किन के अंदर जो डर्मल लेयर होती है वहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, और उन ब्लड वेसल्स के पास में मैसेज आता है डायलेट होने का, वो डायलेट हो जाती है। डायलेट होने की वजह से क्या होगा, उन ब्लड वेसल्स से हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा इजीली। इसके अलावा जो डर्मल लेयर के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी हेल्प से जो स्वेट है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल पाता है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर से हीट बाहर निकल जाए और आपकी बॉडी कूल हो जाए। तो इस तरीके से आपकी बॉडी क्या करती है, हीट को कम करती है और आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर के आने की कोशिश करती है, जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर वापस से नॉर्मल आ जाए। तो इस तरीके से आपकी बॉडी काम करेगी। दूसरी कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है नॉर्मल से, तो उस कंडीशन में नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो हमारी डर्मल ब्लड वेसल्स है उनके पास में फिर से मैसेज भेजता है, बट इस बार क्या करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होने का मैसेज भेजेगा। जब बॉडी टेम्परेचर को कम करना था तब उसने क्या किया था, इसको डायलेट किया था। बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करेगी, इन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा और हीट लॉस कम होगा। इसके अलावा वो स्वेट ग्लैंड जो है उनको इनएक्टिवेट कर देगी, ताकि स्वेट जो है वो बाहर ना निकले, हीट लॉस ना हो ज्यादा। इसके अलावा एक और काम करती है, क्या करती है, जो इनवॉलंटरी मसल्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देती है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होती है, जिससे कि क्या होगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर अप हो जाएगा। इस टाइम पे जो आपका इनवॉलंटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कंडीशन में आपको सिवरिंग फील होती है, आपको कपकपाहट फील होती है, जब आपकी इनवॉलंटरी मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं हीट को वापस से ज्यादा करने के लिए। तो सर्दियों के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ठंड लगने की कंडीशन में आपकी बॉडी क्या करने लगती है, शिवरिंग करने लगती है। ये ऐसा इसलिए करती है ताकि इनवॉलंटरी मसल जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट करें बहुत जल्दी जल्दी, और आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन हो, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से
कम से नॉर्मल हो पाए, ठीक है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो कम हुआ था वो वापस से नॉर्मल हो पाए इन शिवरिंग की कंडीशन की वजह से। ओके, तो ये था आपके टेम्परेचर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इस तरीके से आपका बॉडी टेम्परेचर काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहला है एनवायरनमेंट, जो कि हॉट और कोल्ड हो सकता है, जो कि आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। देन एक्टिविटीज, जैसे कि एक्सरसाइज करते टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिससे कि हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। थर्ड नंबर पे हाइड्रेशन, इसके अंदर हम देखते हैं डिहाइड्रेशन जो है वो आपकी बॉडी को कूल रखने की एफिशिएंसी को खो देता है। जैसा कि हमने इसके अंदर देखा था ना, बॉडी जो है वो क्या करती है, अपने स्वेट ग्लैंड के थ्रू वाटर को बाहर निकालती है, फिर स्वेट को या फिर पसीने को बाहर निकालती है, जिससे कि वो हीट को लूज करती है और जिससे कि आपकी बॉडी वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ पाती है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो पाता है। अगर आपके अंदर डिहाइड्रेशन है तो बॉडी जो है वो वाटर को बाहर निकाल ही नहीं पाएगी और आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोलते हैं गर्मियों के टाइम पे आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ना आए, जिसकी वजह से आपकी कूलिंग एफिशिएंसी जो है वो खराब हो सकती है। आपकी बॉडी आपको कूल नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं रख पाएगी। देन उसके बाद में इलनेस, कुछ इन्फेक्शन की कंडीशन में आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जैसे फीवर की कंडीशन, जो कि मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट प्रोसीजर। तो हम बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, उसके प्रोसीजर स्टेप्स को देखते हैं। तो इसके अंदर प्रिपरेशन, तो हम क्या करते हैं, जो हम इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं, जैसे कि थर्मामीटर, उसको चेक करेंगे कि वो प्रॉपर फंक्शनल है और क्लीन होना चाहिए। सेकंड, जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है उसके प्रोसेस के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद में चूज मेजरमेंट साइट, हमें कौन सी साइट से बॉडी टेम्परेचर को चेक करना है वो चूज करनी है। और हमारे पास में मोस्ट कॉमन जो साइट होती है उसके अंदर ओरल, रेक्टर, एक्सिलरी और टिम्पेनिक हो सकती है। ये कुछ साइट है जहां से हम बॉडी टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। अब मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम पेशेंट की पोजीशन बनाते हैं। तो पेशेंट की पोजीशन के अंदर हम उसको सिटिंग या फिर हम उसको लिटा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे बॉडी टेम्परेचर है उसको हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला होता है कोर टेम्परेचर और दूसरा होता है सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर। इसके अंदर कोर टेम्परेचर के अंदर हमारे पास में पहला है रेक्टल, जिसको हम रेक्टम वाली साइड से चेक करते हैं। इसके अंदर हम जो थर्मामीटर होता है उसको हम रेक्टम में जेंटली इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 से लेकर के 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। दूसरा जो हमारा कोर टेम्परेचर है वो टिम्पेनिक टेम्परेचर, जिसको हम ईयर कैनाल के अंदर जो हमारा ईयर थर्मामीटर होता है उसको हम इंसर्ट करेंगे और वहां पे टेम्परेचर जो होगा वो 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और ये जो कोर टेम्परेचर होता है इसके अंदर रेक्टल और टिम्पेनिक जो टेम्परेचर होते हैं वो मोर एक्यूरेट होते हैं सरफेस टेम्परेचर से, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास में जो सेकंड मेन टाइप है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेम्परेचर। और सरफेस टेम्परेचर हम मेनली कहाँ से लेते हैं, ओरल से लेते हैं, जिसका टेम्परेचर 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जिसके अंदर हम थर्मामीटर जो है वो टंग के नीचे रखते हैं। ओरल जो है वो सरफेस टेम्परेचर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ओरल के अंदर हमारा इन्वायरमेंट भी अटैच होता है, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से भी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है। हमारे खाने की वजह से, हमारा जो पी रहे हैं ड्रिंक्स, उनकी वजह से चेंज हो सकता है। इसी वजह से इसको सरफेस टेम्परेचर में रखते हैं हम। देन एक्सिलरी, जो कि आपके आर्मपिट के अंदर होगा। तो ड्राई आर्मपिट के अंदर आप क्या करते हो, थर्मामीटर को रखते हो और वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये जो टेम्परेचर होता है आपको डिफरेंट दिख रहा होगा हर एक जगह पे। जो भी हमारे टेम्परेचर को चेक करने वाली साइट है वो हर जगह पे आपको टेम्परेचर अलग लिख रहा होगा। यहाँ पे जो एक्यूरेसी का सीक्वेंस है, सबसे एक्यूरेट कहाँ पे आएगा, वो उसी सीक्वेंस में है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपको रेक्टल में मिलेगा, दूसरा आपको टिम्पेनिक में मिलेगा और तीसरे नंबर पे मोर एक्यूरेट आपको ओरल में मिलेगा और 4 नंबर पे सबसे कम एक्यूरेट आपको एक्सिलरी में मिलेगा। बट फिर भी हम सबसे कॉमन जो यूज करते हैं मेथड वो कौन सा होता है, ओरल, जो कि आपको मॉडरेटली एक्यूरेट जो मेजरमेंट है वो प्रोवाइड करता है और इसको प्रोसीजर करना बहुत इजी होता है बाकी मेथड से। दूसरा हम एक्सिलरी से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आर्मपिट के अंदर वो कितनी ड्राई है और कितने सही वहां पे कितने ज्यादा हेयर हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर
की मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो मोस्टली हम ओरल का यूज कर सकते हैं, आर्मपिट को भी छोड़ करके। नेक्स्ट हम देखते हैं वेट फॉर रीडिंग्स। तो हम क्या करते हैं, जो भी थर्मामीटर के अंदर गाइडलाइंस होती हैं कि आपको कितने मिनट तक वेट करना है उस थर्मामीटर को प्लेस करने के बाद में, तो उसके टाइम का हम वेट करते हैं। देन रिकॉर्ड टेम्परेचर, हम क्या करते हैं, वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, साइट कौन सी हमने यूज की है और मेथड कौन सा यूज किया है, उन सभी को हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास में साइट अगर हम वहां पे नोट नहीं करेंगे तो हम डॉक्टर जो है वो उसको पता नहीं लगेगा कि उसने कौन से वाली साइट से उसको चेक किया और कितना नॉर्मल होता है और वहां पे कितना डिफरेंस हो सकता है उस साइट के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर होने के बाद में हम जो थर्मामीटर होता है उसको क्लीन करते हैं और सैनिटाइज करके स्टोर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पल्स के बारे में। पल्स क्या होता है, हार्ट की एक रिदमिक बीट होती है जो कि आपको आर्टरीज के अंदर भी फील होती है। ठीक है, तो आपको आर्टरीज जो होती है वहां पे हार्ट की एक रिदमिक बीट है वो आपको फील होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। इसकी एवरेज जो होती है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है। एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी होंगी पल्स के लिए, तो इसके अंदर पहली है टैकीकार्डिया, जिसके अंदर पल्स रेट जो है वो आपकी अबव 100 बीट पर मिनट चली जाएगी, जो कि स्ट्रेस और फीवर की कंडीशन की वजह से हो सकती है। दूसरा ब्रेडिकार्डिया, जिसके अंदर आपकी जो पल्स रेट है वो 100 बीट पर मिनट जा सकती है, जो कि एथलीट्स और मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पल्स। तो पल्स किस तरीके से काम करती है इसको समझते हैं। तो क्या होता है, हमारा हार्ट जब भी ब्लड को पंप करता है तो आर्टरीज के अंदर एक आर्टेरियल एक्सपेंशन क्रिएट होता है, जिसमें आपकी आर्टरीज एक्सपेंड होती है और क्लोज हो जाती है, यानी कि एक तो डायलेट होती है, दूसरा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ये जो रिदमिक एक्सपेंशन है आर्टरीज के अंदर, ये आपको कहाँ पे सुनाई देता है, आपको पल्स पॉइंट पे सुनाई देता है एज ए पल्स वेव, और इसी पल्स वेव को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है, जैसे ही आपका हार्ट बीट करेगा तो इन आर्टरीज के अंदर एक एट्रियल एक्सपेंशन क्रिएट होगा, और ये एट्रियल एक्सपेंशन आपको इस जगह पे फील होगा पल्स पॉइंट के अंदर, और ये पल्स वेव क्रिएट करेगा जिसको आप एज ए पल्स जानते हो। ठीक है, पल्स किसको बोलेंगे, यहाँ पे जो पल्स वेव क्रिएट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी पल्स काम करती है, जिसमें हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है एक रिदम के अकॉर्डिंग आपकी आर्टरीज भी क्या करती हैं, पंप करती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। देखते हैं हम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि पल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहला है एक्सरसाइज। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने की वजह से। तो आप जब भी एक्सरसाइज करते हो बॉडी के अंदर आपकी सेल्स जो है उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपका हार्ट रेट का भी बढ़ना जरूरी है, ताकि उन ब्लड सेल्स का या फिर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन सभी बॉडीज के पास में जल्दी से हो पाए। देन उसके बाद में इमोशंस, एंजाइटी और स्ट्रेस की कंडीशन में भी क्या होता है, आपका पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। जब भी एंजाइटी या स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो आपकी बॉडी क्या करती है, एक फाइट की कंडीशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसमें ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है, जिससे कि आपका पल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपकी पल्स रेट जो है वो भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हमारे पास में एज, जो यंग पीपल होते हैं उनके अंदर जो पल्स होती है वो अडल्ट से ज्यादा होती है। ठीक है, जो इन्फेंट के अंदर सबसे ज्यादा होगी, चिल्ड्रंस के अंदर उससे कम होगी, और एडल्ट्स के अंदर जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो कम होगी। ठीक है, बच्चों से या फिर इन्फेंट से। तो ये सारी कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होंगे जिसके अंदर आपको पल्स जो है वो डिफरेंट दिखाई दे सकती है। अब हम बात करते हैं पल्स मेजरमेंट प्रोसीजर। तो किस तरीके से हम पल्स को मेजर करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस है वो पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। देन उसके बाद में हम एक मेथड सेलेक्ट करेंगे कि हमें मैनुअल मेथड का यूज करना है फिर पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करना है पल्स को पता करने के लिए। तो इसके अंदर हम पेशेंट की पोजीशन बनाते हैं, जिसमें हम पेशेंट को काम और रिलैक्स रखने का काम करते हैं। देन मेजरमेंट के अंदर हम मैनुअल पल्स मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम मशीन का यूज नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पल्स को लोकेट करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इंडेक्स और मिडिल फिंगर को ऑन रेडियल और कैरोटिड आर्टरी। तो हम क्या करते हैं, मैनुअली अगर पल्स को आपको चेक करना है तो आप क्या करते हो, इंडेक्स फिंगर का यूज करते हो और मिडिल फिंगर का यूज करते हो। उससे आप कैरोटिड आर्टरी के ऊपर प्लेस करते हो, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, रेडियल आर्टरी के ऊपर प्लेस कर सकते हो, जिसमें कि आपको करना क्या है, काउंट करनी है उन बीट्स को। तो जो भी पल्स बीट कर रही हैं उनको आपको क्या करना है, मेजर करना है। अगर आप उसको 30 सेकंड तक कर रहे हो तो उसको क्या करोगे, 30 सेकंड के अंदर जितनी भी आपको बीट्स या फिर पल्स सुनाई दी हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर आप पूरा 1 मिनट तक काउंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है वो जो बीट्स या फिर जो पल्स आपको फील कर रहे हो वो इर्रेगुलर है उस कंडीशन के अंदर,
तो अगर बीट्स नॉर्मल हैं, रेगुलर हैं, तो आप 30 सेकंड तक कर लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इरेगुलर पल्स हैं तो उसको हम पूरे 1 मिनट के लिए काउंट कर सकते हैं। ये हमारा मैनुअल पल्स मेजरमेंट था। अब हम देखते हैं मशीन बेस्ड मेजरमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। और कौन सी मशीन का यूज करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, फिंगर टिप्स पे लगा सकते हैं, टोस पे लगा सकते हैं और ईयर लॉक्स पे ऊपर लगा सकते हैं और वेट करते हैं 8 to 10 सेकेंड, ताकि आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसको सही से डिटेक्ट कर ले। देन उसके बाद में वहाँ पे रीडिंग्स आ जाती हैं, हम वहाँ पे पल्स रेट को नोट कर सकते हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी हम इसमें देख पाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम मशीन बेस्ड मेजरमेंट के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर का यूज कर सकते हैं पल्स को चेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट प्रोसीजर। ये प्रोसीजर करने के बाद में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड फाइंडिंग्स करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं पल्स रेट को, रिदम को, स्ट्रेंथ को और उसके अलावा SpO2 को या फिर सैचुरेशन को, जो कि आपने ऑक्सीमीटर की हेल्प से लिया उसके बारे में। देन उसके बाद में हाइजीन, हम क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट हमने यूज किया है पल्स ऑक्सीमीटर, उसको हम क्लीन करेंगे और जो उसका रिजल्ट है आप पेशेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। एबनॉर्मल कंडीशन, कब रेस्पिरेशन के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन आ सकती है, तो इसके अंदर टैकीपनिया हो सकती है, जिसमें आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो सकती है, जो कि फीवर और लंग इश्यूज की वजह से हो सकती है। देन ब्रेडिपनिया, जिसके अंदर आपकी ब्रीदिंग जो है वो स्लो हो जाएगी, जो कि ड्रग्स की वजह से हो सकती है या फिर ब्रेन इंजरीज की वजह से हो सकती है। इसके अंदर हाइपर वेंटिलेशन, जिसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्रीदिंग होगी, जो कि एंजाइटी की वजह से हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से आपका रेस्पिरेशन काम करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जैसे आपके लंग्स के अंदर एंटर करती है तो ये क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो आपके जब भी आप इंस्पिरेशन कर रहे हो, जब आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, तो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है और वहां पे क्या होता है, डिफ्यूज हो जाती है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी ब्लड स्ट्रीम से एक्सपेल्ड आउट हो जाती है लंग्स के अंदर और लंग्स से आपकी बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन काम करता है। देन उसके बाद में इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं रेस्पिरेशन को। तो इसके अंदर पहला एक्टिविटीज, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जो कि आप रेस्पिरेशन ज्यादा करके बढ़ा सकते हो। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की नीड ज्यादा है, जिसके लिए आपको रेस्पिरेशन भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, देन उसके बाद में इलनेस, तो जैसे कोई भी लंग डिजीज होती है तो वहां पे आपका ब्रीदिंग का पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है उस डिजीज के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद में एल्टीट्यूड, जो हायर एल्टीट्यूड होती है वहां पे ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा ब्रीदिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, देन उसके बाद में है एज, जो बच्चे होते हैं, इन्फ्लेंट्स होते हैं या फिर चिल्ड्रंस होते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट जो होती है वो अडल्ट से ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि उनके अंदर अभी ग्रोथ हो रही होती है बॉडी की, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है उन सभी टिश्यूज को बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए। तो वहां पे उनकी रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ये रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन मेजरमेंट प्रोसीजर, किस तरीके से हम रेस्पिरेशन को चेक करते हैं या मेजर करते हैं। तो इसके अंदर प्रिपरेशन के अंदर हम एक काम एनवायरनमेंट चूज करेंगे, जिसमें इंश्योर करेंगे क्वाइट और रिलैक्स सिटिंग को। ओके, इसके अंदर पेशेंट की पोजीशनिंग के अंदर हम पेशेंट को बिठा सकते हैं फिर लिटा सकते हैं कंफर्टेबली। तीसरा, इसके अंदर ऑब्जर्व क्वाइटली, हम यहाँ पे पेशेंट को उस प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बस उसको देखेंगे क्वाइटली, चुपचाप खड़े होकर के वहां पे उस पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरीके से ब्रीथ कर रहा है। अगर आप उसको प्रोसेस के बारे में बता सकते हो तो पेशेंट अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर सकता है उस कंडीशन में। देन मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो तरीके यूज कर सकते हो। मैनुअल मेजरमेंट जो कि बिना मशीन के होगा, दूसरा जिसमें हम मशीन का यूज करेंगे। तो मैनुअली हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को लिटा देते हैं और पेशेंट की चेस्ट को और एब्डोमेन को रेज और फॉल जो है उसको देखते हैं कि वो कितनी बार राइज कर रहा है और कितनी बार फॉल हो रहा है, उसको देखेंगे। तो इसके अंदर हम ब्रीथ को काउंट करते हैं, जैसे कि हम 30 सेकंड के लिए कर रहे हैं तो वहां पे जितनी भी ब्रीदिंग आई है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि आपको 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रीथ्स आई है वो पता लग जाए। अगर उसकी ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर होता है तो आप 1 मिनट तक करोगे वहां पे। इसके अंदर हम एसेस करते हैं कि उसकी डेप्थ कितनी है। जो ब्रीदिंग कर रहा है तो उसके अंदर चेस्ट जो फॉल हो रहा है या फिर राइज हो रहा है उसकी डेप्थ कितनी है, वो शैलो है, कम जो डेप्थ है उसकी बहुत कम है
उसकी नॉर्मल डेप्थ है या फिर उसकी डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है। फिर हम चेक करेंगे रिदम कि उसकी रिदम रेगुलर है ब्रीथ करने की या फिर इरेगुलर है। तो ये चीज़ें हम नोट करेंगे जब हम ब्रीदिंग को मेजर कर रहे होते हैं उस कंडीशन के अंदर। मशीन बेस्ड मेजरमेंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मशीन का यूज करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर। हम इसमें रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करते हैं। इसके अंदर हम एक चेस्ट सेंसर को चेस्ट के साथ में अटैच कर देते हैं जो कि आपको रेस्पिरेशन रेट शो करेगा। देन उसके बाद में है कैप्नोग्राम। हम इसमें एक नेजल कैनुला का यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं कैप्नोग्राम के साथ में, जो कि एक वेव फॉर्म के अंदर आपको रेस्पिरेशन रेट शो करेगा। देन स्पायरोमीटर, इसके अंदर हम पेशेंट को एक माउथ पीस देते हैं जिसके अंदर पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए बोला जाता है और उसके अंदर हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं वो कितनी ब्रीथ कर रहा है 1 मिनट के अंदर। तो ये कुछ मशीन्स का यूज कर सकते हैं ब्रीदिंग को पता करने के लिए। प्रोसीजर के बाद में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ब्रीदिंग रेट को, उसकी रिदम को, और उसके बाद में उसके अंदर जो भी एबनॉर्मलिटीज हैं उसके बारे में। उसके बाद में रिपोर्ट कंसर्न एंड क्लीन इक्विपमेंट, जो भी रिलेटेड कंसर्न है उसको रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो हमने इक्विपमेंट का यूज किया उसको क्लीन कर देंगे। तो इस तरीके से हम रेस्पिरेशन मेजरमेंट प्रोसीजर को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के अंदर अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज वॉल के अगेंस्ट में कितना है ड्यूरिंग हार्ट बीट, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग हार्ट बीट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ओके, देन इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होगी, 120/80 mm of Hg होगी। एबनॉर्मल कंडीशन कब होगी, कब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसके अंदर पहला है हाइपरटेंशन, जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 mm of Hg हो सकता है, जो कि स्ट्रेस और डाइट की वजह से हो सकता है। सेकेंड है हाइपोटेंशन, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर 90 to 60 mm of Hg हो जाएगा, जो कि डिजीनेस या फिर शॉक की कंडीशन की वजह से हो सकती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर काम करता है उसको समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर 2 प्रेशर होते हैं। पहला है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि 120 होता है। दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर, जब आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है बीट करने के बाद में, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जो कि कितना होता है 80 mm of Hg। तो इसके अंदर जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहला है डाइट, जिसके अंदर हाई सॉल्ट जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो आपके बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट की कंडीशन को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से कुछ हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं और आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देन उसके बाद में एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो टेम्परेली आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए। देन मेडिकेशंस, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम भी कर सकती हैं और ज्यादा भी कर सकती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ एब्नॉर्मल कंडीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होंगे। ओके, तो इसके अंदर नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट प्रोसीजर। तो ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं उसके प्रोसीजर को देखते हैं। तो इसके अंदर हम प्रिपरेशन के अंदर क्या करेंगे, पेशेंट को काम करेंगे, जिसके अंदर हम आते ही पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक नहीं करने लग जाएंगे। हम क्या करते हैं, पेशेंट को अलाउ करते हैं रेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट के लिए। सिलेक्ट कफ साइज, हम इसमें क्या करते हैं, कफ साइज को सिलेक्ट करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों के अंदर अलग साइज का कफ होता है, अडल्ट्स के अंदर अलग साइज का कफ होता है, तो हम कफ साइज को सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, जो कि उसके आर्म के अंदर अच्छे से फिट हो जाए। देन उसके बाद में पोजीशन आर्म, हम क्या करते हैं, आर्म को पोजीशन में रखते हैं जो कि हम हार्ट लेवल पे रखते हैं ताकि हमारा मेजरमेंट सही आए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट, और मेजरमेंट के अंदर भी हमारे पास में इसमें 2 तरीके हैं। पहला है मैनुअल मेजरमेंट। मैनुअल मेजरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कफ को अप्लाई करते हैं एल्बो से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर। तो यहाँ पे हमारी एल्बो से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर हम क्या करते हैं, कफ को अप्लाई कर देते हैं। हमारा जो स्फिग्नोमेनोमीटर है उसके कफ को हम इसके साथ में बाइंड कर देते हैं। देन उसके बाद में है प्लेस स्टेथोस्कोप। हम स्टेथोस्कोप को क्या करते हैं, ये जो ब्रेकियल आर्टरी है इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं ताकि आपको हार्ट बीट या फिर हार्ट साउंड सुनाई दे। देन उसके बाद में इन्फ्लेट कफ, हम कफ को क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, और इन्फ्लेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वीजिंग बल्ब का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इस कफ को इन्फ्लेट करने के लिए यहाँ से कफ को बार बार प्रेस करते हैं ताकि एयर इसके अंदर आ जाए और कफ जो है वो इन्फ्लेट हो पाए। अब हम कफ को कितना इन्फ्लेट करते हैं, कफ को हम इन्फ्लेट करते हैं जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है उससे 20 से 30 mm of Hg का प्रेशर जो है वो ज्यादा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जो भी आपका नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है उससे 20 और 30 mm ज्यादा सिस्टोलिक
प्रेशर बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, डिफ्लेट करते हैं उसको धीरे धीरे। तो जब आपने नॉर्मल से 20 to 30 mmHg ज्यादा प्रेशर वहां पे डाल दिया है, अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसको डिफ्लेट करना है। तो डिफ्लेट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो एयर वॉल्व होती है इसको हम धीरे धीरे ओपन करेंगे। जब एयर बाहर निकलेगी तो आपको एक पहली साउंड सुनाई देगी स्टेथोस्कोप की हेल्प से, जो कि आपको ईयर के अंदर प्लेस करनी है। तो पहली जो साउंड आपको सुनाई देगी वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होगा, जो कि यहाँ पे हो सकता है पहली। तो साउंड हियर्ड आपको यहाँ पे सुनाई देगी क्योंकि आपकी आर्टरीज ओपन हो जाती हैं। जब आपने नॉर्मल से ऊपर रखा ना ब्लड कफ के प्रेशर को, तो क्या होगा, आर्टरीज दब जाती हैं, जिसकी वजह से आपको वहां पे कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। जैसे जैसे आप कफ को डिफ्लेट करते हो, आर्टरीज खुलने लगती हैं और आपको वापस से साउंड सुनाई देने लगती है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, जो पहली साउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक साउंड बोलते हैं। और जैसे जैसे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम पे क्या होता है, आर्टरीज पूरी ओपन हो जाती हैं, जो कि आपको कफ में सुनाई देना बंद हो जाती हैं, ठीक है। और उस लास्ट साउंड को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके जो पहली साउंड होगी वो आपकी सिस्टोलिक प्रेशर होगा और जो लास्ट साउंड होगा वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा। जहां आपको साउंड नहीं सुनाई देती है वहां पे आपकी आर्टरीज बंद होती हैं। जहां पे आपकी पहली साउंड सुनाई देती है वहां पे आपकी आर्टरीज खुलना शुरू होती हैं, और जो आपको लास्ट साउंड सुनाई देती है वहां पे आपकी आर्टरीज पूरी खुल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर है मशीन बेस्ड मेजरमेंट। तो मशीन बेस्ड मेजरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कफ को अप्लाई कर देते हैं अपर आर्म या फिर ब्रेस्ट के अंदर एज डिवाइस इंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइस को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर डिवाइस जो कि ऑटोमेटेड स्फिग्नोमैनोमीटर है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट कर देता है और मेजरमेंट कर लेता है, ठीक है, अपने आप से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई स्टेथोस्कोप का यूज नहीं कर रहे हैं। जो ऑटोमेटेड स्फिग्नोमैनोमीटर है उसके कफ को हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं और ये क्या करता है, अपने आप से ही इन्फ्लेट कर देता है और अपने आप से ही मेजर कर लेता है ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा रीड रिजल्ट, जो यहाँ पे जो प्रेशर होते हैं वो आपको रीड कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो हो जाते हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा वहाँ पे आपको पल्स भी डिस्प्ले हो जाती है जो कि आपकी नॉर्मल पल्स होती है। तो इस तरीके से आप मशीन का यूज करके सीधा ही ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हो। पोस्ट प्रोसीजर के बाद में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उसकी रीडिंग्स जो है उनको रिकॉर्ड करना और जिस पोजीशन के अंदर वो रीडिंग ली है, आपने सिटिंग कंडीशन में लिया है फिर लिटा करके उसकी ब्लड प्रेशर को मेजर किया, वो सारी चीजें वहां पे नोट कर देनी है। ओके, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो परसेंटेज होती है ऑक्सीजन सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन की, जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में कितने परसेंटेज ऑक्सीजन बाइंड हो रखी है, उसकी परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, 95 to 100% SpO2 होती है। SpO2 का मतलब होता है सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। हम हमारी बॉडी की सेंट्रल ऑक्सीजन को चेक नहीं कर रहे हैं, हमारे पेरिफेरल एरियाज के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको चेक कर रहे हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या है, सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। हम पेरिफेरल साइड की ऑक्सीजन को मेजर कर रहे हैं जो कि कितनी होती है, 95 to 100 होती है। अब एबनॉर्मल कंडीशन, कौन सी कंडीशन जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेंज कर सकती है या फिर कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो इसके अंदर है पहला हाइपोक्सीमिया, जिसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 90% से कम हो जाएगी, जो कि लंग्स और सर्कुलेटरी इश्यूज की वजह से हो सकती है। देन हमारे पास में हाइपोक्सिया, जिसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो 100% से ज्यादा हो सकती है, जो कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के रिस्क को कॉज कर सकती है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो बाइंड कर जाती है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और उसी के साथ में ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है। और ये जो हीमोग्लोबिन जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो हमारी बॉडी टिश्यूज तक सर्कुलेट होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो क्या करता है, इसी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करने के लिए क्या करता है, लाइट्स का यूज करता है। जिसके अंदर क्या होता है, ये दो टाइप की लाइट का यूज करता है, रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट। ये रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होती है और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर लाइट को डालती है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसमें से कुछ अमाउंट के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और बाकी की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और जो पल्स ऑक्सीमीटर के पास में जो सेंसर होता है वो क्या करता है, इसी डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है और इंटरप्रिटेट करता है और आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो परसेंटेज के अंदर दिखाता है। तो इस तरीके से आपका पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करने का काम करता है। इसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो इसके अंदर एल्टीट्यूड, जो हाई एल्टीट्यूड होती है वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है एयर के अंदर।
देन लंग डिजीज, कोई भी लंग डिजीज जैसे कि सीओपीडी जो हो गया, उस कंडीशन में आपका एसपीओ2 जो है वो कम आ सकता है, ठीक है। देन उसके अलावा सर्कुलेटरी इश्यूज जैसे कि पुअर परफ्यूजन जो है वो आपकी रीडिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजरमेंट। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजरमेंट के अंदर हम प्रिपरेशन में हम जो इक्विपमेंट है उसको चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। देन जो प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को कि ये नॉन इन्वेसिव मेथड है। देन पोजीशन पेशेंट को हम पोजीशन करते हैं, काम और रिलैक्स कंडीशन में रखते हैं। मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं सेंसर को हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर, टोज के ऊपर और ईयर लॉब्स के ऊपर। वेट करते हैं रीडिंग्स आने तक का, जिसमें इंश्योर करते हैं वो स्टेबल रहे और आपको एक्यूरेट डिस्प्ले जो मेजरमेंट है वो आपको एक्यूरेट मिल पाए। देन ऑब्जर्व एसपीओ2, हम क्या करते हैं पल्स रेट के अलावा वहाँ पे जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी दिखाई देती है, आप उसको नोट करते हो। देन पोस्ट प्रोसीजर के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं डेटा को, जिसमें डॉक्यूमेंट करते हैं वैल्यूज को और कोई दूसरे ऑब्जर्वेशंस दिखाई देती हैं उनको। देन क्लीन इक्विपमेंट जिसके अंदर हम पल्स ऑक्सीमीटर को सैनिटाइज कर सकते हैं और उसके सेंसर को भी। तो इसके अंदर इस तरीके से हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में आर्टेरियल सप्लाई होती है और आर्टेरियल के बाद में यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे ब्लड मिलने के बाद में ये डीऑक्सी ब्लड जो है वो वीनस के थ्रू रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट क्या करती है, इन्हीं ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच में से होकर के निकलती है। यहाँ पे जो डिटेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं लाइट्स के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको डिटेक्ट करते हैं और आपको क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करने के बाद में आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन बता पाते हैं। ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीजन सैचुरेशन को हम मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन, जो कि आपका 6th वाइटल साइन है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो कि आपको आपकी बॉडी के अंदर किसी भी टिश्यू डैमेज की वजह से हो सकता है या फिर इन्फ्लामेशन या फिर कोई दूसरी कंडीशन की वजह से या डिजीज कंडीशन की वजह से हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। पेन क्या होगा, आपका अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। इसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेन इज सब्जेक्टिव असेस्ड यूजिंग स्केल। ये एक सब्जेक्टिव वाइटल साइन है जिसको हम एक स्केल की हेल्प से मेजर कर पाते हैं, जिसके अंदर हम नंबर देने होते हैं 0 से 10 तक उस स्केल के अंदर। देन उसके बाद में एब्नॉर्मल कंडीशन, कौन कौन सी एब्नॉर्मल कंडीशन होती है इसके अंदर, पहला एक्यूट पेन, जिसके अंदर आपको एकदम से सडन और शॉर्ट टर्म पेन होगा जो कि आपको इंजरी और सर्जरी की वजह से हो सकता है। क्रोनिक पेन जो कि लंबे टाइम से आपको चला आ रहा है धीरे धीरे, जैसे कि आर्थराइटिस और न्यूरोपैथी के पेन को। देन न्यूरोपैथिक पेन जिसके अंदर नर्व रिलेटेड आपको पेन हो सकता है, जिसमें शार्प और शूटिंग पेन होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेन, किस तरीके से पेन काम करता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पेन सिग्नल्स होते हैं वो आपके सेंसरी नर्व के थ्रू आपके ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भेज दिए जाते हैं पेन परसेप्शन के लिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पेन रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि पेन को रिसीव करते हैं और उनके सिग्नल्स को क्या करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और देन ब्रेन के पास में भेजते हैं। ब्रेन क्या करता है, उनको एज ए पेन आपको फील करवाता है और उसके अलावा आपको उस पेन के अकॉर्डिंग कौन से इमोशंस जो हैं वो फील होंगे वो भी आपको एक्सपीरियंस होते हैं ड्यूरिंग पेन। तो ये आपका मैकेनिज्म होगा पेन का, जिसमें आपका ब्रेन जो है वो आपको पेन फील करवाने का और उसके अकॉर्डिंग आपको इमोशंस जो है वो जनरेट करके देता है ताकि आप पेन को फील कर पाओ। तो इस तरीके से आपका पेन जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। उसके अंदर पहला इंजरी, डायरेक्ट ट्रॉमा और इन्फ्लामेशन की वजह से आपको पेन हो सकता है। इमोशन, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आपको पेन जो है वो ज्यादा फील हो सकता है। देन उसके बाद में मेडिकेशंस, कुछ ऐसे ड्रग्स भी होती हैं जो कि पेन को कम कर सकती हैं और पेन को बढ़ा भी सकती हैं, यानी कि पेन को चेंज कर सकती हैं, उनके रिस्पॉन्स को चेंज कर सकती हैं पेन के। तो इस तरीके से आपका पेन काम करेगा। अब हम बात करते हैं पेन असेसमेंट प्रोसीजर, किस तरीके से हम पेन को असेस करेंगे। तो इसके अंदर पहला प्रिपरेशन, तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं असेसमेंट को, जिसमें हमें पेशेंट के ट्रस्ट को गेन करना होता है और उसके कोऑपरेशन को भी हमें ठीक करना होता है। देन सेलेक्ट स्केल, हम क्या करते हैं इसको एसेस करने के लिए हम एक स्केल का यूज करते हैं जो कि न्यूमेरिकल स्केल हो सकता है और विजुअल एनालॉग स्केल हो सकता है। जो न्यूमेरिकल स्केल होगा उसके अंदर 1 to 10 नंबर लिखे होंगे, जो विजुअल एनालॉग स्केल होगा उसके अंदर कुछ एनालॉग्स भी बने होंगे जो कि उस स्पेसिफिक जो इमोशन होगा वो उसके अंदर रिप्रेजेंट होगा पेन के लिए। देन इसके अंदर मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि वो डिस्क्राइब करे पेन की इंटेंसिटी को, लोकेशन को और पेन के टाइप को।
फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसके नॉन वर्बल क्लूज को, जैसे कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हैं कि वो किस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं जब वो पेन को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर उसको बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो उस तरीके से हम उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके यहाँ पे नंबर दे सकते हैं कि उसको कितना पेन हो रहा होगा। देन पोस्ट प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी फाइंडिंग्स हैं उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, जैसे कि स्केल स्कोर कितना है उसके पास में, डिस्क्रिप्टर्स उसने क्या डिस्क्राइब किया और कौन कौन सी चीजें उस पेन को बढ़ा रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं। देन प्रोवाइड सपोर्ट, हम उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंटरवेंशंस के लिए या फिर कंसल्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हम पेन को एक्सेस कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के वाइटल साइन को डिटेल में समझा और उनके प्रोसीजर को, उनके टाइप्स को। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। थैंक यू।